हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग की यूनिट को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर आज के टॉपिक हमारा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, यानी कि इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे स्टॉक की वैल्यूएशन की जाती है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की जाती है। हमारे पास में जो स्टॉक पड़ा हुआ होता है उसको हम कैसे इशू करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं। हमारे पास में उसके कुछ सर्टेन मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को किन सिनेरियो में फॉलो किया जाता है, उनकी क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, इन सब को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो हमारे पास मेजरली अगर हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करें तो हमारे पास 3 मेथड होंगे, एक लीफो, एक फीफो और एक वर्किंग एवरेज कॉस्ट। तो ये हमारे पास में 3 तरीके के मेथड होंगे, WAC इसको बोलते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड रेफर्स टू द मेथडोलॉजी यूज टू वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री ऑफ द कंपनी, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी कंपनी की इन्वेंट्री की वैल्यू को इसके अंदर डिटरमाइन कर रहे हैं। दैट इम्पैक्ट्स द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड एज वेल एज द एंडिंग एज द इन्वेंट्री एंड देयरफॉर, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसकी क्या इम्पैक्ट आपके इन्वेंट्री पे पड़ती है। Therefore has a financial impact on the bottom lines numbers as well as the cash flow situation of the company। और इसके साथ ही हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे पास में कैश फ्लो किस तरीके के हो रहा है बिजनेस के अंदर, तो वो सब चीज़ें भी इसके थ्रू मॉनिटर की जाती हैं। तो मेजरली अगर बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास 3 मेथड हैं। 3 मेथड को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फीफो मेथड की। अगर फीफो मेथड की शॉर्ट में हम लोग पहले इसको देखते हैं, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे और आगे डिटेल में देखेंगे। फीफो मेथड की बात करें तो फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फीफो इन्वेंट्री स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट सिंपली मीन्स दैट द गुड्स शुड बी सोल्ड इन ऑर्डर दे वर परचेज। कहने का मतलब ये है कि जिस ऑर्डर में हमने गुड्स को परचेज किया है उसी ऑर्डर में हम उनको सोल्ड करेंगे। मतलब फर्स्ट में जिसको परचेज किया तो फर्स्ट में ही उसको सोल्ड किया जाएगा। गुड्स परचेज शुड बी सोल्ड फर्स्ट, जो फर्स्ट में परचेज किए, एंड दिस इज द ऑर्डर इन विच द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री शुड बी कैलकुलेटेड। यानी कि इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री हम लोग निकालेंगे, कितनी इन्वेंट्री हमारे पास बची हुई है, बैलेंस हमारे पास क्या है, ये सब कुछ हम इसके अंदर डिटरमाइन करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हम इसके अंदर उन गुड्स को पहले सोल्ड करेंगे जो पहले खरीदी गई है। जैसे हमने 1 अप्रैल को कोई गुड्स परचेज किए, फिर 2 अप्रैल को किए, फिर 3 अप्रैल को किए, तो सबसे पहले अगर इश्यू करने की बात आएगी तो 1 अप्रैल की इश्यू होंगे, फिर 2 अप्रैल की होंगे, फिर 3 अप्रैल की होंगे। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में इसको डिस्कस करते हैं। लीफो मेथड की बात करें तो लीफो इन्वेंट्री स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड इट्स कंसेप्चुअली अपोजिट टू द फीफो। ये अपोजिट होता है फीफो का। इसके अंदर बात की जाती है लास्ट इन फर्स्ट आउट की, मतलब जो आपने रिसेंटली परचेज किया है गुड्स सबसे पहले उसको निकाला जाएगा। उसके बाद हम लोग पुराने गुड्स के स्टॉक की तरफ को जाएंगे। द गुड्स परचेज रिसेंटली शुड बी सोल्ड फर्स्ट वाइल द गुड्स परचेज फर्स्ट शुड बी सोल्ड लास्ट। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने 1 अप्रैल आपको बोला, 2 अप्रैल बोला, 3 अप्रैल बोला, तो सबसे पहले निकाला जाएगा 3 अप्रैल वाला, फिर 2 अप्रैल की बाद फिर 1 अप्रैल की बात आएगी। तो ये उल्टा इसका चलता है सिस्टम फीफो के कंपैरिजन में। इसको हम लीफो मेथड बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। 3 हमारे पास होता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज सिंपल सा मेथड होता है। वेटेड एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेशन, एज द नेम सजेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ द वेटेड एवरेज ऑफ द होल इन्वेंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इन विच इट वॉज प्लेस्ड। इसके अंदर बेसिकली आपको वेट असाइन किए जाते हैं। इसके अंदर ये नहीं देखा जाता कि ऑर्डर क्या है, हम लोग बेसिकली सभी का क्या निकालते हैं, यहाँ पे एक एवरेज निकालते हैं। और वेटेड एवरेज आपका कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स इन इन्वेंट्री, यानी कि आपके इन्वेंट्री के अंदर कितने कॉस्ट के गुड्स हैं उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट ऑफ द गुड्स से, कि जितने भी आपके यूनिट्स हैं उनसे हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आता है वेटेड एवरेज। इस तरीके से इसके अंदर वैल्यू को निकाला जाता है, आपकी जो इन्वेंट्री की वैल्यू है उसको। तो ये इसके अंदर था इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल को समझते हैं शॉर्ट में, उसके बाद हम इसके आगे चलते हैं किस तरीके से लीफो फीफो काम करती है, वो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आपको समझना है। A company maintains its books under perpetual inventory system. It has the following transaction during the month. 1 मार्च को ओपनिंग इन्वेंट्री है 15 यूनिट की, जो कि है 400 पर यूनिट के हिसाब से। मार्च 2 को परचेज किए 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 450 पर यूनिट। मार्च 10 को परचेज किया 10 यूनिट 460 पर यूनिट के हिसाब से। और मार्च 26 को सोल्ड किए हैं 32 यूनिट एट द रेट ऑफ 700 पर यूनिट।
what should be value of the issue on the March 26 at LIFO and FIFO method? We have to issue 32 units on March 26. देखिए इसके अंदर क्या आपसे बोला गया है, इसके अंदर आपके पास में अलग अलग डेट है, 1 मार्च, 2 मार्च, 10 मार्च, 26 मार्च, ये सब कुछ हमारे पास है। तो हमारे पास में 3 बार क्या है मटेरियल परचेज किया गया है, मतलब एक बार तो ओपनिंग हो गया हमारे पास में, फिर परचेज, फिर आपके पास में परचेज, फिर सोल्ड किया गया है 26 मार्च को 32 यूनिट की। तो 32 यूनिट को सोल्ड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक लीफो है, एक फीफो मेथड है। तो लीफो मेथड के अंदर लास्ट इन फर्स्ट आउट की बात हम करते हैं, तो कैसे हम लोग इसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमको टोटल 32 यूनिट सोल्ड करनी है। सबसे पहले लीफो की बात करें, 10 यूनिट्स फ्रॉम दी 10th मार्च, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट की हम बात करें तो लास्ट इन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास में ये वाला जो हम देख रहे हैं, ये वाली डेट लास्ट इन में कौन सी है, मार्च 10 वाली। तो सबसे पहले मार्च 10 में जो 10 यूनिट है इसको हम सोल्ड कर देंगे, कौन से रेट से, 460 पर यूनिट के हिसाब से। तो ये हम यहाँ पे करेंगे 10 यूनिट फ्रॉम मार्च 10। उसके बाद हम क्या करेंगे, 20 यूनिट यहाँ से सोल्ड करेंगे मार्च 2 से, तो हो गए 30 यूनिट। अब हमारे पास 2 यूनिट बची हैं, तो 2 यूनिट हम निकालेंगे कहाँ से, फर्स्ट ओपनिंग इन्वेंट्री से। तो इस तरीके से हम इसके अंदर यहाँ पे काम करते हैं, किसके अंदर, लीफो के अंदर। हमने क्या किया, देखिए हमारे पास में सबसे फर्स्ट में इन्वेंट्री कौन सी आई थी, ये वाली ही ओपनिंग वाली, उसके बाद ये आई मार्च 2, फिर मार्च 10 में। लीफो में बोला जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन का मतलब क्या है, लास्ट इन कब हुआ, मार्च 10 के अंदर। तो सबसे पहले इस इन्वेंट्री को निकालेंगे। ये सफिशिएंट नहीं है क्योंकि 10 ही यूनिट यहाँ पे हैं, तो 10 यूनिट पूरे के पूरे इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। फिर मार्च 2 पे आएंगे तो यहाँ पे 20 यूनिट है, पूरे के पूरे 20 यूनिट हम दे देंगे। उसके बाद 30 हो गए, 2 यूनिट हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री से देंगे। तो अभी भी हमारे पास 13 यूनिट यहाँ पे रिमेनिंग होती है एट द रेट ऑफ 400। तो ये हमारा इस तरीके से इसके अंदर कैलकुलेशन होगी। और कैलकुलेशन होगी देखिए 10 तो 460 के हिसाब से, और 20 जो हमने लिए हैं वो हमने यहाँ पे लिए हैं 450 के हिसाब से, और 2 लिए हैं 400 के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट ओपनिंग की बात कर रहे हैं। तो टोटल हमारे पास में जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 14,400। तो हमारे पास प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट हमारे पास हो जाएगा 700 मल्टीप्लाई बाई 32, जो कि हम लोग माइनस करेंगे 8,000 में, मतलब 14,400 में से। तो 8,000 हो गया, क्योंकि हमने 700 मल्टीप्लाई 32 क्यों किया, इतने का हमने सेल किया है, ठीक है। और ये हमारे पास में कॉस्ट है, तो सेल में से हम लोग कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास प्रॉफिट यहाँ पे बचता है। तो ये हमारी इसके अंदर कैलकुलेशन रहेगी। उसके बाद इसका अपोजिट की बात करते हैं फीफो के अंदर। तो फीफो के अंदर क्या बात की जाती है, हमने जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री निकालेंगे और फिर हम लोग ऐसे ऐसे बढ़ते रहेंगे आगे। तो हमें सबसे पहले कितने यूनिट चाहिए, 32 यूनिट चाहिए। तो 15 यूनिट हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री से निकालेंगे मार्च 1 की एट द रेट ऑफ 400 पर यूनिट, राइट। उसके बाद भी हमारा पूरा नहीं पड़ता, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 20 यूनिट सेकंड में है, बट हमको 20 नहीं चाहिए, हमको 17 यूनिट ही चाहिए। तो 17 यूनिट यहाँ से ले लेंगे एट द रेट ऑफ 450 के हिसाब से। तो हमारे पास इस तरीके से 32 यूनिट पूरी हो जाएंगी। तो कॉस्ट हमारे पास कितनी आती है, देखिए 15 इंटू 400 ये हो गया, क्योंकि हमने 15 और 400 फर्स्ट वाला लिया है। दूसरे वाले से हमने 17 यूनिट ही ली, क्योंकि हमें 17 ही रिक्वायर्ड थी 450 के हिसाब से। तो ये दोनों को ऐड कर दिया, 13,650 रुपये हमारे पास आ गई क्या यहाँ पे टोटल इश्यू प्राइस, क्लियर। तो इश्यू प्राइस हमारे पास ये आ गया। अब हमने सोल्ड कितने का करा है पहले से आपको पता है, 700 मल्टीप्लाई बाय 32, ये तो सेम रहेगा। इसमें से 13,650 जो कि इश्यू प्राइस है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 8,750 रुपीज़ हमारे पास प्रॉफिट निकल के आता है। तो ये सिनेरियो होता है लीफो और फीफो के अंदर। इस तरीके से हम इसके अंदर अपनी अकाउंटिंग को करते हैं। ओके, अंडर फीफो प्रॉफिट एंड द कंसिक्वेंटली इनकम टैक्स इज मोर एज कम्पेयर टू लीफो। देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर हमारे पास क्या है, इनकम टैक्स ज़्यादा हमें देना पड़ता है, और जबकि लीफो के अंदर हमें इनकम टैक्स की कम पेमेंट करनी पड़ती है। दिस इज वाई समटाइम्स लीफो इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग बर्डन। LIFO is not acknowledged as the legitimate method for stock valuation under IFRS। यानी कि FIFO को ज़्यादा इसके अंदर वरीयता दी जाती है, LIFO को ज़्यादा वरीयता इसके अंदर नहीं जाती है। LIFO is not acknowledged as the legitimate method for stock valuation under IFRS, यहाँ पे भी बोला गया है। और बेसिकली LIFO is used to reducing burden। LIFO हम बेसिकली कभी कभी यूज करते हैं बर्डन को कम करने के लिए। जब भी हम इसके अंदर बात करते हैं
टैक्स की जो हमने पेमेंट करनी होती है वो लीफो के अंदर कम यहाँ पे होती है, क्योंकि रिसेंटली जो परचेज किए हैं उनको ही हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अब उसके बाद हम इसका कंपैरेटिव चार्ट यहाँ पे देखें लीफो और फीफो का। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो फीफो का मीनिंग होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो का होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अनसोल्ड इन्वेंट्री की बात करें, अनसोल्ड इन्वेंट्री कंप्राइजेज द मोस्ट रिसेंटली एक्वायर्ड गुड, यानी कि अनसोल्ड इन्वेंट्री में कौन से आएंगे हमारे पास में, यहाँ पे रिसेंटली एक्वायर्ड गुड को हम सबसे पहले यहाँ पे निकालने की मतलब सबसे पहले हम लास्ट वाले को निकालेंगे, मतलब फर्स्ट वाले को, और लास्ट वाले हमारे पास बचे रहेंगे क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे। जो रिसेंटली परचेज किए हैं वो क्लोजिंग स्टॉक बचे रहेंगे, और जबकि लीफो के अंदर हमारे पास में जो स्टार्टिंग में परचेज किए थे वो यहाँ पे हमारे पास में अर्लीस्ट गुड्स थे, वो क्लोजिंग स्टॉक यानी कि अनसोल्ड इन्वेंट्री बचती हैं। इफेक्ट ऑन द ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट, इट कॉस्ट इंक्रीजेज, द आइटम एक्वायर्ड फर्स्ट वर चीपर, this lower the cost of the goods sold under first in first out and the increased profit, income tax is higher, the value of the unsold inventory is also higher। इसके अंदर फीफो के अंदर क्या बात की जाती है, आपने जब गुड्स की परचेजिंग करी होगी, कहीं ना कहीं आपने पहले परचेज करा होगा, तो उस समय हमने जब एक्वायर किया था तो वो चीपर होगा, मतलब सस्ता होगा उस टाइम पे। उसके बाद हमने क्या किया, हमारी बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि हमने सस्ते में खरीदा तो बेचेंगे भी सस्ते में, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके बेच रहे तो सस्ते में बेचेंगे। लेकिन यहाँ पे बात की जाती है फीफो के अंदर हमारा प्रॉफिट बढ़ता है तो इनकम टैक्स भी बढ़ता है। ये इसके अंदर एक बेनिफिट मतलब एक डिसएडवांटेज रहता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता है। प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात है इसके अंदर टैक्स भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, और साथ ही अनसोल्ड इन्वेंट्री की वैल्यू हाइयर होती है। अनसोल्ड इन्वेंट्री का मतलब क्या है, जो रिसेंटली खरीदा है। अब हमने जैसे मान लिया जाए 1 साल पहले कोई चीज़ हमने खरीदी थी और वही चीज़ हम आज की डेट पे खरीद रहे, कौन सा सस्ता होगा, जो 1 साल पहले हमने खरीदा था, तो इसको हम आज की डेट के हिसाब से बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट तो बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनकम टैक्स भी बढ़ेगा। लेकिन रिसेंट की वैल्यू यानी कि अनसोल्ड स्टॉक कौन सा रहेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर जो रिसेंटली परचेज किया हमने, अभी जो परचेज किया उसको सबसे लास्ट में निकाल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग स्टॉक वो वाला रहेगा हमारे पास में, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हाइयर रहती है। दूसरी तरफ बात करें लीफो के अंदर, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट इट कॉस्ट इंक्रीजेज, recently acquired items are more expensive, this increases the cost of goods sold, under LIFO the decreases net profit, income tax is smaller। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने रिसेंटली गुड्स को परचेज किया है। और इसके अलावा इसके अंदर बात की जाती है COGS की, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ज़्यादा कॉस्ट एक्वायर करी है। इसके अंदर जैसे ही हम लोग कॉस्ट की ज़्यादा बात करते हैं तो सीधी सी बात है प्रॉफिट आपका इसके अंदर कम आता है, और प्रॉफिट कम आएगा तो इनकम टैक्स की पेमेंट भी यहाँ पे कम की जाएगी, और जो आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक बचेगा या अनसोल्ड इन्वेंट्री बचेगी उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम होती है। इफेक्ट ऑन द इन्वेंट्री वैल्यूशन, इट कॉस्ट इंक्रीजेस, द आइटम्स एक्वायर्ड फर्स्ट वर चीपर, द वैल्यू ऑफ द अनसोल्ड इन्वेंट्री इज ऑल्सो हाइयर। तो ये बात हमने पहले ही कर ली है। इसके अंदर भी कॉस्ट इंक्रीज होते हैं, recently acquired items are more expensive, this increases the cost of goods sold, and LIFO the value of unsold inventory is less, क्योंकि अनसोल्ड इन्वेंट्री आपके पास में कौन सी है, जो हमने लास्ट इन कर रखी है, तो हमारे पास में अनसोल्ड इन्वेंट्री पहले की बचेगी जो फर्स्ट में हमने ली थी, इसीलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू कम दिखाई जाती है। इफेक्ट्स ऑन द पेरिसेबल नेचर के गुड्स, पेरिसेबल नेचर के गुड्स वो होते हैं जब हम बात करते हैं जो ख़राब होने वाले आइटम, जैसे दूध दही ये सब कुछ पेरिसेबल नेचर का होता है। With first in first out, the oldest product are sold first, rendering the expiration of the goods in the warehouse unlikely। यानी कि अगर हमने देखिए पेरिसेबल नेचर की गुड्स की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात हम कर रहे हैं, तो मतलब क्या है कि हमारे पास एक्सपायर नहीं होता सामान। हम लोग ये बात करते हैं कि पुराना पहले निकालो, कहने का मतलब है एक्सपायर होने से पहले पहले आपको सामान निकालना है, तो इसके अंदर ये बेनिफिट होता है। जबकि लीफो के अंदर बात करें, ओल्डेस्ट प्रोडक्ट आर कैप्ट इन द इन्वेंट्री एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ द एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स इन द वेयर हाउस विल बी हाई, अफेक्टिंग द ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर हम कह रहे हैं रिसेंटली जो खरीदा पहले उसको दो, यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं पुराने आइटम को छोड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके वेयर हाउस में एक्सपायरी आइटम ज़्यादा पड़े रहेंगे। पेरिसेबल नेचर के अगर गुड्स हैं तो वो आपके ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आप रिसेंट खरीदी वाली को पहले बेच रहे हैं, तो इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका इससे इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑन द एब्सोलेंस की बात करें, विद फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट अनसोल्ड प्रोडक्ट बिकम ऑब्सोलीट टू बी स्टॉक बियॉन्ड द वारंटी पीरियड। अब हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात करें तो सीधी सी बात है, इसके अंदर ओल्डेस्ट प्रोडक्ट सबसे पहले निकाला जा रहा है।
तो इसके अंदर बात होगी ही नहीं हमारे पास में कि ऑब्सोलीट हो गया आपका प्रोडक्ट, इसके अंदर वो बात होगी ही नहीं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो आपका लेटेस्ट वाले गुड्स का यहाँ पे बचेगा। लेकिन लास्ट इन फर्स्ट आउट की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में अनसोल्ड जो प्रोडक्ट है वो ऑब्सोलीट हो सकता है। ऑब्सोलीट का मतलब हो गया जो अप्रचलित कहते हैं हम लोग, जो बेसिकली फैशन से बाहर हो जाता है। और इसके अंदर क्योंकि हम लोग वारंटी लूज करने का भी इसके अंदर डर रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो रिसेंटली खरीदा उसको पहले बेच रहे हैं, तो पुराना प्रोडक्ट तो इसके अंदर एब्सोल्यूट हो जाएगा ना। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है लीफो और फीफो के अंदर। तो ये हमारा इसका एक कंपैरेटिव चार्ट हमने देखा है, इसको अपने ध्यान रखना है। अब थोड़ा इसकी डिटेल में हम लोग जाते हैं और डिटेल में समझते हैं कि हमारे पास में ये मेथड्स कैसे काम करती हैं। थोड़ा बहुत हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट समझा और क्वेश्चन भी समझे, अब डिटेल में क्वेश्चन को भी करेंगे किस तरीके से हमारे ये होते हैं। सबसे पहले फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अंडर दिस मेथड मटीरियल इज फर्स्ट इश्यूड फ्रॉम द अर्लीस्ट कंसाइनमेंट ऑन हैंड ऑफ द प्राइस एट द कॉस्ट एट विच दैट कंसाइनमेंट वॉज प्लेस्ड इन द स्टोर। यानी कि यहाँ पे क्या बात होती है, हम लोग इसके अंदर वो चीज़ें पहले निकालते हैं जो हमारा ओल्डेस्ट कंसाइनमेंट होता है, और इसके अंदर प्राइस भी आपका उस बेसिस पे चार्ज किया जाता है जिस बेसिस पे आपने गुड्स को एक्वायर किया था। इन अदर वर्ड्स, मटीरियल रिसीव्ड फर्स्ट आर इश्यूड फर्स्ट, द यूनिट इन द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द मटीरियल आर ट्रीटेड एज इफ दे आर इश्यूड फर्स्ट, द यूनिट फ्रॉम द फर्स्ट परचेज issued next, and so on until the unit left in the closing stock of the material are valued at the latest cost of purchases। कहने का मतलब ये है कि हम तब तक ये चीज़ करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब हम ओल्डेस्ट से लेके अभी तक स्टार्ट करेंगे और लेटेस्ट तक आएंगे, और जैसे जैसे हमारी सोल्ड होगी यहाँ पे स्टॉक, उस तरीके से हम उसके अंदर लेटेस्ट प्रोडक्ट तक पहुँचने की काम यहाँ पे करते हैं। This method is the most suitable in times of the falling prices because the issue price of material to jobs or work order will be high, while the cost of the replacement of material will be low। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये तब यूज किया जाता है जब हमारे पास में प्राइसेस कम होते हैं, प्राइसेस जब गिरते हैं उस टाइम इसको यूज किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि आपका इश्यू प्राइस इसके अंदर ज़्यादा होगा। क्यों इश्यू प्राइस ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने वो गुड्स सस्ते में ख़रीदा होगा। अभी हम कंपैरेटिव चार्ट जब हमने पढ़ा था, हमको पता है कि हमने क्या किया है, रिसेंटली स्टॉक हमारे पास कौन सा पड़ा रहेगा कि लेटेस्ट वाला, और लेटेस्ट वाला सेल करेंगे तो सीधी सी बात पहले पुराना करेंगे ना, तो पुराना मार्केट में आए उसके बाद हमारा लेटेस्ट आएगा, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस हमारे पास स्टोर कौन सी गुड्स हैं हमारे पास में जिनकी प्राइस ज़्यादा है, तो हमारे पास में इशू प्राइस ज़्यादा बनेगा, और कहीं ना कहीं वो सस्ते में खरीदी है, अगर करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग बेच भी रहे हम लोग, तो जो सस्ते में खरीदा वो महंगे में बिकेगा। ये चीज़ इसके अंदर होती है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर बात की जाती है कि जब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑर्डर की बात करते हैं, मटेरियल के रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, तो वो मटेरियल हमारे पास सस्ते में पड़ा हुआ है। आज वही मटेरियल 100 रुपये का मिल रहा है और हमने वो ख़रीद के 50 रुपये में अपने पास रख लिया था, तो इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमारी कितनी आई, मटेरियल जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसकी कितनी आई, 50 रुपीज़। तो ये हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, ये सस्ता माना जाता है। बट इन केस ऑफ द राइजिंग प्राइसेस दिस मेथड इज नॉट सुटेबल बिकॉज द इश्यू प्राइस ऑफ मटीरियल टू प्रोडक्शन विल बी लो वाइल द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट मटीरियल विल बी हाई। अगर हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास में क्या है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उस केस में इसका सीधा उल्टा काम यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो उस केस में हमारे पास में इश्यू प्राइस इसका कम हो जाएगा और रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फीफो हमारा तब यूज किया जाएगा जब प्राइसेस हमारे गिर रहे हैं, मतलब इन्फ्लेशन में आप लीफो यूज करेंगे। ठीक है, अब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो सिंस मटेरियल इश्यूड फॉर प्रोडक्शन आर एट द ओरिजिनल कॉस्ट द इन्वेंट्री रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट प्राइस। जो हमने मटेरियल इशू किया है इसके अंदर प्रोडक्शन के लिए, वो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट पे इशू होता है। मीन्स ओरिजिनल कॉस्ट पे मतलब जो हमने परचेज किया था जितने में उतने में इशू हो रहा है, तो ये हमारी करंट मार्केट प्राइस को ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट एंड द बैलेंस शीट सेटिस्फैक्टरी रिप्रेजेंट द एक्चुअल कंडीशन। यानी कि यहाँ पे जो बैलेंस शीट है या प्रॉफिट एंड लॉस है, ज़्यादा एक्यूरेटली यहाँ पे चीज़ों को दिखाते हैं। व्हेन द प्राइस लेवल इज डिक्लाइनिंग द फीफो मेथड शोज ए लोअर प्रॉफिट फॉर इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन। जैसा हमने बात करी फीफो के अंदर क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर हमारे पास में क्या है कि हम जो इशू कर रहे हैं, इशू प्राइस हमारा कम है, दैट्स वाई हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे इनकम टैक्स भी हमको पे करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ इसके अंदर अगर हम बात कर रहे हैं कि जब डिक्लाइनिंग की बात, तो हमारे पास इश्यू प्राइस इसके अंदर ज़्यादा होगा
और इश्यू प्राइस ज़्यादा होगा तो मतलब एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हैं, तो एक्सपेंसेस जब COGS हमारा ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट हमारा कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो इनकम टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। फिर है नेक्स्ट टू द एवरेज कॉस्ट मेथड, फीफो इज़ द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड बेसिस फॉर वैल्यूएशन इशू। एवरेज कॉस्ट के बाद हम लोग फीफो को ही सबसे ज़्यादा एक तरीका वैल्यूएशन के लिए यूज करते हैं। द मेथड सिंप्लीफाइज कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द इशू, यानी कि कितने वैल्यू हमने इशू की, कितने इशू किए हमने, उसकी वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए ये मेथड एक तरीके का सिंपल मेथड होती है। डीमेरिट की बात करें, व्हेन देयर आर द प्राइस फ्लैक्चुएशंस, फीफो मेथड मेक्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्लैक्चुएटिंग फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जब हमारे प्राइस में फ्लैक्चुएशन हो रहे हैं तो हम फीफो को यूज ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लैक्चुएशन के केस में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो हमने पहले इन्वेंट्री ली थी उसका प्राइस कुछ और होगा, अभी कुछ और होगा, बीच के मिड का कुछ और होगा, तो इसके अंदर फ्लैक्चुएशन में आपके पीरियड टू पीरियड फ्लैक्चुएशन आ सकते हैं। दूसरा, एट द टाइम ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस लेवल दिस मेथड शोज प्रॉफिट एंड इन्वेंट्री एट हायर फिगर विच हैव अनफेवरेबल इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन। यानी कि यहाँ पे बात की जाती है कि आपके अगर हम लोग बात करें यहाँ पे प्राइसिंग लेवल जब बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है इसके अंदर आपके पास में इश्यू प्राइस कम होगा। ठीक है, जब प्राइस बढ़ रहे हैं तो इश्यू प्राइस आपका कम होगा इसके अंदर, और इश्यू प्राइस कम होगा तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट जब ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है इसके अंदर इनकम टैक्स भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा पे करेंगे। तो ये आपकी इसके फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है अब जब आपके प्राइसेस यहाँ पे बढ़ रहे होते हैं फीफो मेथड के अंदर। उसके बाद लीफो की बात आती है। लीफो क्या होती है, अंडर दिस मेथड इश्यू आर प्राइस्ड इन द रिजर्व ऑर्डर ऑफ द परचेज, द प्राइस ऑफ द लेटेस्ट अवेलेबल कंसाइनमेंट इज टेकन। हम इसके अंदर क्या करते हैं, लेटेस्ट जो कंसाइनमेंट है उसको सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहले उसको इश्यू करते हैं। दिस मेथड इज सुटेबल इन टाइम्स ऑफ द राइजिंग प्राइसेस बिकॉज द मटीरियल विल बी इश्यूड फ्रॉम द लेटेस्ट कंसाइनमेंट एट ए प्राइस विच इज क्लोजली रिलेटेड टू द करंट प्राइस लेवल। जब हमारे पास प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना तब हमारे पास ये ज़्यादा सुटेबल मेथड होता है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, करंट प्राइस के हिसाब से चल रहे होते हैं, तो हमारा इसके अंदर क्या है, इश्यू प्राइस हमारा इसके अंदर ज़्यादा होता है। वैल्यूइंग मटेरियल इश्यू एट द प्राइस ऑफ द लेटेस्ट अवेलेबल कंसाइनमेंट विल हेल्प द मैनेजमेंट इन फिक्सिंग द कॉम्पिटिटिव सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि हम लोग अगर मार्केट में हमको कम्पीट करना है तो कहीं ना कहीं हमको करंट सिनेरियो को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम लीफो की बात करें, फीफो की बात करते हैं हम, तो फीफो के अंदर हमारा पुराना प्राइस चल रहा होता है। जैसे हम 2 साल पहले कोई प्रोडक्ट 20 का खरीदा, हम उसी प्राइस पे चल रहे होते हैं। लेकिन लीफो के अंदर हम लोग करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अपनी प्राइसिंग को सेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहाँ पे हमें देता है। एडवांटेजेस की बात करें तो इसके अंदर क्या है, द इशू प्राइस विल बी प्राइस एट द मार्केट रेट प्रिवेलिंग मोर और लेस नियर द डेट ऑफ इशू। दिस हैज़ द एडवांटेज ऑफ ascertaining कॉस्ट एट अबाउट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस and the cost thus ascertained will enable to price to be fixed on the competitive base। सीधी सी बात है, हम लोग इसके अंदर रिसेंट प्राइस को लेते हैं, और रिसेंट प्राइस को लेंगे तो ही हम मार्केट के अंदर कंपटीशन यहाँ पे दे पाएंगे। हम पुराने प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा रेवेन्यू उतना नहीं हो पाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ द कॉस्टिंग एंड द गुड्स एट कॉस्ट हैज़ नॉट बीन गिवन अप। यहाँ पे क्या है हमारे पास में, ये कॉस्टिंग ऑफ गुड्स और कॉस्ट गुड्स एट मार्केट वैल्यू और कॉस्ट, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे नहीं लिखती। जहाँ पे हम लोग बात करते हैं ना कि हम लोग अपने गुड्स को कॉस्ट पे दिखाएं या मार्केट वैल्यू पे दिखाएं, विच एवर इज लेस पे हम लोग दिखाते हैं कंजर्वेटिज्म अप्रोच के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे बात नहीं की जाती, क्योंकि हम यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग अपने गुड्स को चार्ज करते हैं। इन केस ऑफ द राइजिंग प्राइसेस द मेथड हैज़ द एडवांटेज ऑफ शोविंग इन लोअर प्रॉफिट विच मे हेल्प इन द सेविंग इनकम टैक्स टू सम एक्सटेंट। इट इज़ नॉट विदाउट रीजन दैट इज मेथड हैज़ कम इन टू यूज ओनली व्हेन प्राइसेस हैव बीन स्टेडली राइजिंग। इसमें हम अगर बात कर रहे हैं अपने लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अंदर, तो हमारे पास कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो जब प्राइस बढ़ रहे होते हैं, तो प्राइस जब बढ़ रहे होते हैं तो हमारा इसके अंदर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा इसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब हमारे पास COGS ज़्यादा है, इश्यू प्राइस हमारा ज़्यादा हुआ है, क्योंकि हम करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से इश्यू कर रहे हैं मटेरियल को, तो इश्यू प्राइस सीधी सी बात है इसके अंदर ज़्यादा होगा। जब इश्यू प्राइस ज़्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा इन द केस ऑफ राइजिंग प्राइस ओनली। तो ये यहाँ पे बात होती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके अंदर क्या है, द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड आर द सेम एज दोज ऑफ द फीफो मेथड, नेमली excessive clerical labor and differing cost of the similar jobs यूजिंग सिमिलर मटेरियल। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं
हम लोग इसके अंदर सिमिलर मटेरियल से सिमिलर कॉस्ट के थ्रू हम लोग अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे फॉलो करें तो कहीं ना कहीं अगर फ्लैक्चुएशन देखी जाएगी, जैसे फीबो के अंदर हमने बात करी थी, इसके अंदर भी ये चीज़ इफेक्ट होगी। अंडर दिस मेथड द इन्वेंट्री इज सोन एट द ओल्डेस्ट मार्केट प्राइस एंड सो डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट कंडीशन। अगर हम इस मेथड की बात करें तो इन्वेंट्री हमारे ओल्डेस्ट मार्केट प्राइस पे दिखाई जाती है, मतलब ओल्डेस्ट मार्केट प्राइस मतलब लेटेस्ट जो हमने अभी डाला हुआ है उस पर। ऐसा भी हो सकता है कि जो लास्ट हमने खरीदा था उसके बाद काफ़ी टाइम यहाँ पे हो गया है, हमने इश्यू नहीं किया, तो वो मार्केट लेटेस्ट मार्केट कंडीशन को यहाँ पे नहीं दिखा रहा, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। तीसरा है सिंस द इन्वेंट्री वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड इज आउट ऑफ द डेट लार्ज एडजस्टमेंट मे बी नेसेसरी इफ द कॉस्ट मार्केट रूल इज अप्लाइड। हम अगर कॉस्ट और मार्केट रूल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कॉस्ट और मार्केट कौन सी प्राइस पे आपको यहाँ पे दिखाना है, तो इस केस में अगर आपका इन्वेंट्री वैल्यू आउट ऑफ डेट हो जाता है तो उस केस में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा अकाउंटिंग यहाँ पे करनी पड़ती है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल ये हमने देखा था। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं। लीफो फीफो के बाद में वेटेड एवरेज कॉस्ट हमारी कैसे निकाली जाती है। इन द वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड बोथ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द रिमेनिंग इन्वेंट्री आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द वेटेड एवरेज कॉस्ट। इसके अंदर देखिए क्या किया जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं सूट्स की, दो 500 और 300 यहाँ पे हो गए, कॉस्ट उनकी है 25 और 300 और वेटेड एवरेज निकाल देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, एक तरीके का इनके अंदर वेट असाइन किया गया है। और वेटेड एवरेज की बात करते हैं तो मतलब ये देखिए 500 ये है और ये 25 इसका वेट है, ये 300 है, ये 30 इसका वेट है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके ऐड ऑन करते हैं तो ये वेटेड कॉस्ट निकलती है। प्राइस 9000 हो गया। टोटल वेटेड एवरेज की बात करते हैं तो हमारे पास में क्या आ गया, ये 21,500 टोटल आ गया, लेकिन इसके अंदर हम 21,500 को हम डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, जो कि 800 है, 800 से डिवाइड कर देंगे। तो 800 से डिवाइड करके हमारे पास में ये वैल्यू आती है 26.875। ये हमने यहाँ पे निकाला हुआ। सीधी सी बात है, एवरेज निकालना है लेकिन वेटेड का मतलब क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं इसके अंदर वेट असाइन कर रहे हैं, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वेट है इसका। और जब हमारे पास ये निकाला तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, 400 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे 26.875 से, ये हमारे पास में यहाँ पे 875 है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। रिमेनिंग इन्वेंट्री हमारे पास में कितनी बची, टोटल 800 थी हमारे पास में और 400 हमने यहाँ पे सेल कर दी है, तो हमारे पास में 400 बची इसी रेट के हिसाब से और 10,000 की इन्वेंट्री हमारे पास बची है। तो ये रिमेनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे हो जाती है। तो ये बात यहाँ पे की गई है। जब आपको क्या करना था, 400 इशू करने थे, 400 आपके पास फिर भी बचे हुए हैं, कितने अमाउंट का इशू किया है, कितने अमाउंट का आपको बचा है, ये यहाँ पे निकाला जाता है। अब मेथड आपका लीफो फीफो की तरह ही होता है। इसके अंदर हम लोग क्लोजिंग के निकालने का तरीका, बट स्टार्टिंग में हम लोग इसके अंदर एवरेज कॉस्ट लेते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट हम निकाल के चलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हमारा एक सिंपल सा मेथड है जिसके अंदर हम ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं और अब देखते हैं कि हम लोग कैसे इसके अंदर जो हम लोगों के लेजर अकाउंट बनाया जाता है कैसे बनता है, जो फुल फ्लैश क्वेश्चन होता है बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप में कम आता है इस तरह क्वेश्चन, एक आधा आएगा, मतलब 4-5 पॉइंट उसके अंदर आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आते। बट पूरा का पूरा इतना बड़ा आपको वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कॉस्ट शीट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिकली ये जो आपका स्टेटमेंट बनता है इसको हम स्टोर लेजर अकाउंट बोलते हैं। स्टोर लेजर अकाउंट के अंदर क्या होता है, हमारे पास में एक तो कितना हमने इश्यू किया है, कितना हमने यहाँ पे रिसीव किया है, रिसिप्ट कितना हुआ है और कितना आपके पास में बैलेंस बचा है। इन तीनों का यहाँ पे आपके पास में डेटा सेव रहता है इस स्टेटमेंट के थ्रू। तो समझते हैं हम लोग इसको लॉन्ग आंसर टाइप वाइज। फॉलोइंग द हिस्ट्री ऑफ द रिसिट एंड इशू मोटिव्स इन ए फैक्ट्री ड्यूरिंग फरवरी 2004। फरवरी 2004 का ये डेटा आपको गिवन है। फरवरी 1 में ओपनिंग बैलेंस ये है, 8 फरवरी को इशू किया गया है, 13 फरवरी को रिसीव किया गया है और 14 को रिफंड किया गया है। रिफंड फ्रॉम ए वर्क ऑर्डर मतलब रिफंड हो गया हमारे पास, इश्यू मतलब एक तरीके से रिसिट हो गया। फिर 16 को भी इशू किया गया है और 20 फरवरी को भी रिसिट हुआ है माल और 24 फरवरी को आपने इशू किया है। तो ये इशू है और कुछ हमारे पास रिसिट है। तो इशू कितना किया है, किस रेट से किया है, ये भी दिया गया है और आपने बेसिकली रिसिट किया है किस रेट से किया है, ये भी आपको यहाँ पे गिवन है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर कैसे हम लोग करेंगे, इशू आर टू बी प्राइस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फीफो।
हमको इसके अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को यूज करना है। स्टॉक वेरीफायर द फैक्ट्री नोटेड ऑन 15th a shortage of the 5 kgs, write out the complete store ledger account in respect of the above motives for February 2004। क्लियर हो गई बात। तो ये सारा सब कुछ डेटा हमें गिवन है। इसके बेसिस पे देखिए हम लोग जब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब इश्यू किया जाएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली इसको लेजर पे देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं, ये हमने इश्यू किया है यहाँ पे 250 केजी हमने इश्यू किया है ना, तो हम लोग सबसे पहले 1 फरवरी से 250 केजी को रिलीज़ करेंगे। बचेगा कितना? 250 केजी यहाँ पे बचेगा। अच्छा, उसके बाद रिसीट हो गया तो 200 केजी हो गया। 250 फर्स्ट से बचा था, 200 फिर हमारे पास आ गया। फिर रिफंड हो गया तो 15 केजी और हमारे पास आ गया। फिर इश्यू किया जाएगा। इश्यू सबसे पहले 250 केजी से होगा जो बचा हुआ अभी भी है, तो यहाँ से 180 केजी रिलीज किया जाएगा। फिर रिसीट हुआ है, फिर इश्यू, इस तरीके से यहाँ पे किया जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में जो पहले हमें मिला है उसको पहले हम रिलीज करेंगे, उसके बाद हम लेटेस्ट डेट की तरफ को आते जाएंगे। चलिए, ये हमारा पूरा का पूरा इसका स्टेटमेंट होता है, ये पूरा का फॉर्मेट होता है। यहाँ पे इसके अंदर आपको दिखता है मोटिव हो गया, स्टोर लेजर अकाउंट फॉर फरवरी 2004, कोड नंबर, मिनिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी, ये यहाँ पे आती है। अब उसके बाद हमारे पास में 3 कॉलम बनते हैं यहाँ पे। एक तो रिसिट का कॉलम होता है, एक इश्यू का कॉलम होता है, एक बैलेंस का कॉलम होता है। इसके अंदर हमारे पास सब कॉलम होते हैं और सबसे हमारे लिए जो रेलेवेंट चीज़ है वो यहाँ पे डेट होती है। और उसके अलावा हमारे पास में रिसिट के अंदर हमारे पास क्वांटिटी केजी में, प्राइस क्या है और अमाउंट टोटल आ जाएगी। ऐसे ही हम लोग इश्यू के अंदर देखेंगे क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। ऐसे ही हम बैलेंस में देखेंगे प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट। तो ये हमारा, और लास्ट में रिमार्क रहता है। तो ये सारा हमारा यहाँ पे बनता है। अब जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोल रखा है कि आपको सबसे पहले 1 फरवरी 2004 में आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 500 केजी का, 500 केजी क्वांटिटी का, और 25 रुपये के हिसाब से, तो टोटल हो गया 12,500 का बैलेंस आपके पास बचा हुआ है। ठीक है। उसके बाद 8 फरवरी की बात करते हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं आपको ने इश्यू किया 250 यूनिट। अब 250 यूनिट कहाँ से इशू करेंगे? देखिए 250 यूनिट अगर आपने इशू किया, किस रेट के हिसाब से? रेट 25 रुपये के हिसाब से। कौन सी वाले में से किया होगा? जो आपने बैलेंस था 1 फरवरी 2004 में। तो यहाँ से इशू किया तो 6,250 रुपये का अमाउंट आपने इशू कर दिया। इतने का आपने गुड्स यहाँ पे इशू कर दिया। आपके पास रिमेनिंग कितना बचा? यही तो बचेगा। जितना आधा इशू किया तो आधा आपके पास बच गया, क्योंकि 500 यूनिट थे, इसमें से 250 यूनिट इशू हो गए, तो आपके पास में 250 यूनिट 25 रुपये के हिसाब से 6,250 अभी भी आपके पास यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ है। ओके, फिर यहाँ पे बात होती है, हम लोग 13 अप्रैल की बात करते हैं, 13 फरवरी की बात करते हैं। तो 13 फरवरी के अंदर हम यहाँ पे रिसिट होता है, हमें 200 यूनिट एक्स्ट्रा रिसीव होता है, जो कि 24 रुपीज़ के हिसाब से हो, 24.50 के हिसाब से हमें रिसीव होता है, जिसकी टोटल कॉस्ट होती है 4,900 रुपये। जब हमें ये रिसीव हो गया तो हम इसको यहाँ दिखा देंगे, क्योंकि ये वाला जो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है, ये वाला, ये हमारे पास ऊपर का बचा हुआ है 250 यूनिट का, फर्स्ट का। अभी कितना रिसीव हो गया है? 200 यूनिट रिसीव हो गया है 24.50 के हिसाब से, जो कि वैल्यू रखता है 11,150 रुपये की, मतलब टोटल, क्योंकि 6,250 पहले था बचा हुआ और 4,900 अभी हो गया, तो टोटल 11,150 रुपये की वैल्यू हमारे पास बैलेंस स्टोर हुई है। अब उसके बाद बात आती है हमारे पास, फिर से रिफंड आता है हमारे पास 14 फरवरी को क्वेश्चन के अंदर, जो कि है हमारे पास में 15 किलो रिफंड होता है। और रिफंड कितना? 24 रुपये के हिसाब से, तो 360 हमारे पास में यहाँ पर रिसिट हो गया 360 का। तो ये तीनों हम यहाँ पे दिखा देंगे, 250 और 200 हमारे पास ऑलरेडी था, और 15 यूनिट हमारे पास में यहाँ पे अभी रिसीव हुआ, मतलब रिफंड हो गया है। तो तीसरी बार हमें जो रिफंड हुआ वो हमारे पास टोटल अभी स्टोर पे इतना स्टोर हो गया है, 11,510 रुपये की वैल्यू हमारे पास स्टोर हो गई है 3 अलग अलग आस्पेक्ट के अंदर। अब बात की जाती है इशुएंस की। 16 फरवरी को इश्यू किया जाता है 180 यूनिट। अब आपको बताना है 180 यूनिट कहाँ से आप इशू करेंगे। सीधी सी बात इसके अंदर है, जो सबसे पहला हमारे पास होगा, मतलब ये वाला, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास में 250 यूनिट बचा हुआ है, इसमें से हम कितना इशू कर देंगे? 180 यूनिट इशू कर देंगे। 250 में से 180 यूनिट आपने इशू किया, कितना बचा? 65 यूनिट बचा। क्यों किया हमने? क्योंकि फीफो मेथड को फॉलो कर रहे हैं, और लीफो कर रहे होते ना तो हम यहाँ से इशू करते, 15 यूनिट वाले से इशू करते इससे।
लेकिन हम लोग कहाँ से करेंगे 65, मतलब वो आपका जो बचा हुआ है 250 से, वहाँ से हम इशू करेंगे। और बचेगा कितना, फर्स्ट वाले में आपके पास कितना बच गया, यहाँ पे 65 बच गया, क्योंकि हमने क्या किया है 250 में से 180 को इशू कर दिया, और दूसरा वाला 200 और तीसरा वाला 15 एज इट इज़ यहाँ पे हैं, जो हमने अभी भी हमारे पास पड़े हुए रिसेंट हैं ये, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे पास और आता है यहाँ पे मटेरियल 28 फरवरी को 240 यूनिट का आता है, तो ये भी 240 भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास मटेरियल 65 यूनिट का बचा है, 200 का बचा है, 15 का बचा है, 250 का, टोटल वैल्यू हमारे पास हो गई 12,773 रुपये की। और लास्ट में हमारे पास फिर इशू किया जाता है, तो इशू हम लोग किस तरीके से यहाँ पे करेंगे, हमारे पास लास्ट में सारा मटेरियल इशू हम लोग कर दें, तो हमारे पास देखिए 65 का हम लोग इशू कर रहे हैं 25 के हिसाब से, और उसके बाद हम लोग 200 यूनिट का इशू कर रहे हैं 24.50 के हिसाब से, 15 यूनिट इशू कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 24 के हिसाब से, और 240 यूनिट हम इशू कर रहे हैं यहाँ पे 240 के हिसाब से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इशू करते हैं। अब इसके अंदर अगर आप पूरा इशू नहीं करना चाह रहे हैं तो आप जितना इशू करेंगे उतना यहाँ पे होगा। और अगर हम इसके अंदर बात करें, लास्ट में आपने ये पूरा का पूरा यूनिट आपने इशू नहीं करना है। इसके अंदर बेसिकली बोला गया था कि आपको 240 यूनिट में से आपने सिर्फ 24 यूनिट को इशू करना है, बाकी आपका 216 यूनिट अभी भी इसके अंदर बचेगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है लास्ट में आपने कितना इशू करना है। तो अगर आपने पूरा का पूरा बैलेंस रखना है तो बैलेंस हो जाएगा, लास्ट में इशू कितना करना है उस पर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं अब आपके पास में देखिए, आपने ये जो स्टार्टिंग का था इसको पूरा इशू कर दिया, सेकंड पूरा इशू कर दिया, थर्ड इशू कर दिया, लास्ट में से आपने सिर्फ 24 यूनिट को इशू किया लास्ट वाले में से, तो आपके पास में बचा है अभी भी 216 यूनिट 24.37 के हिसाब से, और टोटल अमाउंट बनती है 5,263 रुपये। तो ये पूरा का पूरा हमारा मेथड होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पे पता लगाते हैं कि हमारे पास कब कब हमने मटेरियल को इशू किया, किस मेथड से इशू किया है, और हमारे पास अभी स्टोर में कितना वैल्यू बचा हुआ है। क्लियर हो गई बात। तो ये पूरा हमारा स्टोर लेजर इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। लास्ट में हमारा 304 यूनिट इशू किया जाना था ना, लास्ट में हमने देखा 304 यूनिट इशू किया जाना था, यहाँ पे लिखा हुआ है 304 यूनिट। तो इसको इशू करने के लिए हमने ये सारी चीज़ें ली है। पहले तो पूरा ले लेंगे ये वाला, फिर 200 पूरा ले लेंगे, 15 पूरा ले लेंगे, लास्ट में 304 करने के लिए हमें 24 ही यूनिट चाहिए होती है लास्ट की, तो बाकी के यूनिट हम स्टोर कर देंगे अपने स्टोर लेजर के अंदर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको ये प्रिपेयर करना है। जितनी ज़्यादा दिए गए होगी अमाउंट उस हिसाब से आपको पर्टिकुलरली निकाल लेना है, कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, ईजिली आपको करना है। हर उसमें से आपको कितना यूनिट फर्स्ट ऑर्डर में से कितना यूनिट आपका बचा है, अभी उसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसे करके लेना है। अब सेकंड अगर हम इसके अंदर बात करें, ये हमारा सेकंड मेथड है जिसके अंदर लीफो के अंदर हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कैसे हम स्टोर लेजर बनाते हैं, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सेम ही चीज़ है बट हम उल्टा इसके अंदर करते हैं, मतलब लास्ट जो हमने लिया है उसको हम पहले यहाँ पे ले लेंगे। 1 अप्रैल की बात है, इन्वेंट्री आपके हाथ में है 50 यूनिट एट द रेट ऑफ $2 एंड 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 4.50 यूनिट। आपके अप्रैल 5 को परचेज किया 100 यूनिट आपके 1.80 के हिसाब से। अप्रैल 6 को भी आपके कुछ यूनिट परचेज किए हैं, और उसके अलावा रिटर्न भी आया है आपके पास में अप्रैल 5 को 1.80 के हिसाब से। और फिर आपके पास में अप्रैल 10 को आपने 80 यूनिट इशू किए हैं फैक्ट्री को। फिर आपने अप्रैल 15 को 50 यूनिट फिर इशू किए हैं, और अप्रैल 20 को 20 यूनिट परचेज किए फिर से आपने, और अप्रैल 25 को आपने 70 यूनिट इशू किए फैक्ट्री को, और 30 को आपने अप्रैल 30 को आपने परचेज किए हैं 50 यूनिट, और अप्रैल 30 को आपने 10 यूनिट रिटर्न टू स्टोर आउट ऑफ द यूनिट इश्यूड फॉर फैक्ट्री ऑन 25 अप्रैल। तो ये यहाँ पे बात हुई है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है कि आपको 30 अप्रैल को देखना है कितनी इन्वेंट्री आपके पास में वैल्यू बची हुई है, और लीफो मेथड के अकॉर्डिंग आपको ये काम यहाँ पे करना है। तो इसके लिए भी यहाँ पे स्टोर लेजर बनता है, और सेम चीज़ इसके अंदर होगी, बट डिफरेंस कहाँ पे आएगा अभी मैं बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले आपको बताया गया इसके अंदर बैलेंस आपके पास कितना है। 1 अप्रैल को बैलेंस आपके पास में है 50 का, और 2 का मैंने 100 का, और 2 हमारे पास हैं, एक 100 1.50 के हिसाब से 150। तो ये पूरा बैलेंस हमारे पास हो गया। फिर बोला जाता है रिसिट होती है अप्रैल 5 को हमारे पास में 100 यूनिट की, और 1.80 के हिसाब से तो 180 रुपये का ये हमारे पास रिसीव हो गया। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे शो करेंगे 1.80 के, 50 पहले का है, 100 पहले का है, 100 ये वाला हमारे पास स्टोर हो गया। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे रिसिट फिर हमें हो रहा है, बेसिकली ये रिटर्न है, ये आपका परचेज एक तरह सेल्स रिटर्न हो सकता है। तो 100 और 1.80 के हिसाब से 10 का आपके पास में आ गया। तो हम इसके अंदर ये बात करते हैं कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा यहाँ पे होता है,
तो हमारा 50, 100 और 90, क्योंकि ये वाला जो है ना ये रिसिट आपका रिटर्न का है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, ये आपने देखा होगा अप्रैल कितने डेट का है, अप्रैल 6 का, तो अप्रैल 6 के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं रिटर्न टू सप्लाई। हमने रिटर्न सप्लायर को रिटर्न किए हैं, कितने यूनिट हमने 10 यूनिट हमने सप्लायर को रिटर्न करे हैं। तो रिटर्न करे हैं तो हमारे पास वो कम होगा, तो लेकिन जो रिसीव हुए थे उसको रिटर्न किया तो हम रिटर्न में इसको दिखाते हैं, रिसीट में दिखाते हैं और नेगेटिव के तौर पे दिखाएंगे क्योंकि हमने वो रिटर्न कर दिए सप्लायर को। जब रिटर्न किए हैं तो ये बात ध्यान में रखना कि चाहे हम इश्यू कर रहे हैं चाहे हम रिटर्न कर रहे हैं, हम लेटेस्ट वाले में से करेंगे, क्योंकि हम क्या फॉलो कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब लास्ट इन मतलब लेटेस्ट वाले से माइनस किया जाएगा। अगर हमने 10 वापस किए तो किस में से करेंगे, लास्ट वाले में से, जो कि यहाँ पे आपको 100 दिख रहा था, इसमें से हम लोग 10 वाला माइनस कर देंगे। 10 यूनिट माइनस किए तो बचे हैं 90, क्योंकि पहले के आपके पास में एज इट इज़ रहेंगे। ये 50 पहले का था, ये 100 पहले का था, अब ये 100 वाला 90 हो जाएगा जो लेटेस्ट वाला था। उसके बाद इशू फिर से किए गए हैं 80 यूनिट, तो अब 80 यूनिट जो इशू किए गए हैं वो किस में से इशू किए जाएंगे आपके, देखिए आपके पास में ये वाला 90 बचा लेटेस्ट वाले, और लेटेस्ट वाले से ही इश्यू होगा, ये लेटेस्ट बचा, ठीक है। 90 लेटेस्ट वाला है, बाकी के पुराने हैं, उससे पहले के हैं। तो हमको अगर 80 यूनिट इशू करना तो किससे करेंगे, इसी वाले से करेंगे, लेटेस्ट वाले से। तो 80 यूनिट आपने इशू किया, अब यहाँ पे 90 यूनिट था टोटल, 80 इशू कर दिया आपने 1.80 के हिसाब से, तो बचेगा कितना, 10 यूनिट बचेगा, और यहाँ पे देखिए 10 यूनिट बचा है। बाकी के इन्वेंट्री में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि हमें एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं पड़ी है। 50 पहले भी था, 100 पहले था, अब ये 90 वाला 10 हो गया क्योंकि 80 यूनिट हमने इशू किए हैं। फिर उसके बाद अप्रैल 15 को 10 यूनिट और इशू किए जाते हैं, तो अब सीधी सी बात है 10 यूनिट कहाँ से इशू होंगे, इसी 10 से होंगे जो लेटेस्ट वाली है। तो अब हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, अगर हम 10 यूनिट इशू करने की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 10 यूनिट इशू हमने कर दिए, और फिर 40 यूनिट और इशू करने की बात है, मतलब टोटल 50 यूनिट की बात है। तो 10 यूनिट हम ए वाले से कर देंगे जो आपको लेटेस्ट वाला दिख रहा है, और हम जो 40 यूनिट है ऊपर वाले से करेंगे, इससे पहले वाले से, क्योंकि हम लेटेस्ट वाइज उल्टा चल रहे हैं ना। तो उल्टा चल रहे हैं तो मतलब आप पहले जो लेटेस्ट वाला है उससे पहले लेटेस्ट वाला, उससे पहले लेटेस्ट वाला, फिर सबसे पुराना, ऐसे हम लोग चलेंगे। 10 यूनिट आपके ये वाले से इशू हो गए, और ऊपर वाले से 100 यूनिट जिसमें है उसमें से आपने 40 यूनिट दे दिए। तो अब आपके पास में ये 50 वाला तो एज इट इज़ है, पहले भी यहाँ पे 50 एज इट इज़ है, और ये 100 वाला 60 आपका बन गया। तो 60 आपका रह गया, मतलब बच गया है, बाकी का आपने इशू कर दिया। अब ये यहाँ पे हमारा इस तरह अकाउंट हमारा बचा हुआ है 50 एंड 60 यूनिट, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास में अप्रैल 20 को यहाँ पे रिसीट होता है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट रिसीव होता है, तो हम इसको यहाँ पे शो कर देंगे। 50 पहले था, 60 पहले था, और 20 भी हमारे पास अब एड ऑन हो गया है। तो 3 तरह की हमारे पास कमोडिटी यहाँ पे बची हुई है। फिर हमने इशू किया 20 यूनिट और 50 यूनिट, टोटल 70 यूनिट हमने किया। तो 20 यूनिट हम कहाँ से करेंगे, लेटेस्ट वाले से करेंगे, और क्योंकि 70 यूनिट इशू करना है। और 50 यूनिट हम कहाँ से करेंगे, इस वाले से करेंगे, जो ये आपको 60 दिख रहा है, यहाँ से 50 करेंगे तो ये 10 बच जाएगा। अब आपको दिखेगा यहाँ पे हमने क्या किया, ये तो पूरा खत्म हो गया क्योंकि 20 यूनिट पूरी हमने इशू कर दी, लेकिन इस वाले में से हमको कितनी चाहिए, 50 ही चाहिए, लेकिन ये है कितने, 60 है। तो इसलिए 50 तो एज इट इज़ पहले का ये रहा है, 50 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 60 वाला का क्या बच गया, 10 यूनिट बच गया है। तो ये मेथड यहाँ पे फॉलो हो गया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग है वो कितना हो गया, 50 यूनिट और 10 यूनिट हमारे पास बचा हुआ है, ठीक। अब उसके बाद फिर हमारे पास में इन्वेंट्री एड ऑन होती है, वो होती है 50 के हिसाब से, तो ये 50 एड ऑन हो जाएगा। 50 और 10 पहले से बचा हुआ था, 50, 10 और फिर 50 यूनिट और इंट्रोड्यूस हो गई है हमारे पास। तो टोटल वैल्यू हमारे पास अब इतनी हो गई है, 100, 15 और 85। फिर इशू किया जाता है बेसिकली, तो वो इशू कितना है, 10 यूनिट का है। 10 यूनिट मतलब बेसिकली ये आपका क्या है, एक तरीके का आप इसको ये कह सकते हैं कि रिफंड आपके पास आया है, कस्टमर ने आपको रिटर्न किया है, ये यहाँ पे दिखाया गया था, ठीक है। अप्रैल 30 में आपके पास में 10 यूनिट रिटर्न आए हैं। 10 यूनिट रिटर्न टू स्टोर आउट ऑफ द यूनिट इशू टू फैक्ट्री। फैक्ट्री को जो आपने 25 अप्रैल को यूनिट इशू किए थे उसमें से 10 यूनिट आपके पास में रिटर्न आ गए हैं। तो इस रिटर्न को भी हम यहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं वापस से, 10 यूनिट यहाँ फिर से रिकॉर्ड हो गए, क्योंकि 50, 10 और 50 पहले से था, 50, 10, 50 और ये 10 यूनिट फिर से आपके पास आ गई, तो इसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो टोटल वैल्यू हमारे पास में स्टोर में ये बच गई है 215 रुपये की। 120 यूनिट हमारे पास स्टोर में बचे हुए हैं जिनकी वैल्यू है 215 रुपये। तो ऐसे करके हमको यहाँ पे लीफो मेथड के अंदर काम करना होता है। फीफो और लीफो दोनों मेथड बहुत सिंपल है,
दोनों के अंदर सिर्फ ध्यान ये रखना है, लास्ट वाली इन्वेंट्री लीफो के अंदर पहले निकलेगी और फीफो के अंदर जो फर्स्ट मतलब हमने फर्स्ट में ख़रीदी थी, बैक डेट में ख़रीदी थी, उसको हम सबसे पहले इशू करेंगे। ये दोनों डिफरेंस आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद ये डिफरेंस हमने इसके अंदर देखा था और इस तरीके से हम इसके अंदर लीफो और फीफो के अंदर काम करते हैं। सो गाइस, ये सारा सिस्टम जो हमने पढ़ा वो था आपके पास में इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, जिसके अंदर 3 मेथड की हमने बात करी, लीफो, फीफो और WAC की। तो लीफो और फीफो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेटेड एवरेज कॉस्ट कभी कभार पूछ ले तो पूछ ले, वैसे मुश्किल है इसका पूछे जाना, लेकिन लीफो और फीफो का क्वेश्चन लास्ट पेपर में भी आपके आया था और आगे भी पूछा जाएगा। तो पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ इसको आपने देखना है। मैंने इसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं और लॉन्ग आंसर भी कराया है, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बेसिक कंसेप्ट के लिए ये क्वेश्चन है, और जहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आके एग्जाम में आ गया, कुछ पॉइंट्स इसमें से आ गए, तो पूरी आप इसके अंदर स्टोर लेजर बना के भी ये चीज़ें कर सकते हैं। क्लियर बात? तो इसको आप लोग देखिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।